हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जो हमने शुरू किया था उसमें आप लोग आज पढ़ेंगे जीन जैक्स रूसो के बारे में। इससे पहले के जो वीडियोस अपलोड हुए इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स पे, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। जीन जैक्स रूसो 1712 ईस्वी से 1778 ईस्वी तक। मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है लेकिन सर्वत्र वह जंजीरों से जकड़ा हुआ है, यह कथन है रूसो के। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे रूसो के जीवन परिचय के बारे में, उनके लाइफ हिस्ट्री के बारे में और साथ ही साथ इनका रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा इसको दो पार्ट में आप लोग जानेंगे रूसो के बारे में। फर्स्ट पार्ट में आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे, रूसो का जीवन परिचय और इसका सामाजिक समझौता सिद्धांत। और सेकंड पार्ट जो होगा इस चैप्टर का, उसमें आप जानेंगे रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत के बारे में और सामान्य इच्छा के सिद्धांत की आलोचना के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हॉब्स और लॉक के अतिरिक्त राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट सिद्धांत का एक प्रमुख प्रतिपादक जीन जैक्स रूसो का व्यक्तित्व एक विवादास्पद व्यक्तित्व रहा है, जहां उसे एक ओर आधुनिक राजनीतिक चिंतन को अपने अप्रतिम योगदान के लिए अतुलनीय प्रशंसा का पात्र समझा गया है, वहीं दूसरी तरफ उसे नगण्य महत्व का घोषित करते हुए उसे अकल्पनीय घृणा का शिकार भी होना पड़ा है। बर्गसन ने उसके बारे में कहा है कि डेकार्ट फ्रांसीसी दार्शनिक के बाद मानव मन पर सबसे अधिक प्रबल प्रभाव रूसो का है। उसने अपनी मौलिक प्रतिभा की छाप राजनीति, साहित्य, शिक्षा और धर्म सभी पर छोड़ी है। वाहन के अनुसार अरस्तु की पॉलिटिक्स के पश्चात सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की प्रमुख पुस्तक राजदर्शन पर लिखी हुई सबसे अधिक मौलिक और विचारों की दौड़ में सबसे अधिक समृद्ध रचना है। वेपर ने रूसो को स्वतंत्रता और लोकतंत्र का अग्रदूत कहा है। उसका अमर वाक्य मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है लेकिन सर्वत्र वह जंजीरों से जकड़ा हुआ है, आज स्वतंत्रता का सिंहनाद है। रूसो ऐसी प्रशंसात्मक टिप्पणियों के विपरीत कटुतम आलोचनाओं का शिकार भी हुआ है। प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक वॉल्टेयर ने उसे नीम हकीम बर्बर, चार्लटन सैवेज, हू करने वाला उल्लू, हूट आउल, स्विस निवासी वॉलेट, स्विस वॉलेट तथा डायोनिसिस के कुत्ते तथा हीरोस्ट्रेट्स की कुतिया की दोगली संतान, बास्टर्ड ऑफ द डॉग ऑफ डायगन्स एंड द बिच ऑफ हेरोस्ट्रेटस, ये दोनों यूनानी दार्शनिक थे, कहकर पुकारा है। मार्ले का कथन है कि रूसो यद्यपि महान विचारक है तथापि वह यह नहीं जानता कि चिंतन किस प्रकार किया जाता है। इस प्रकार के अतिवादी चरित्र की प्रशंसा और घृणा अर्जित करने वाला रूसो वस्तुपरक दृष्टि से देखने पर ज्ञात होता है कि समूचे राजनीतिक चिंतन के इतिहास में प्लेटो के बाद उस जैसा श्रेष्ठतम लेखक दूसरा कोई नहीं हुआ। उसने इतने अधिक विविध विषयों पर चिंतन मनन किया है कि असंख्य व्यक्तियों को अपने ज्ञान अर्जन के लिए उसके चिंतन की शरण लेनी पड़ती है। अतः इस आधार पर हम निसंकोच कह सकते हैं कि अपनी सारी आलोचनाओं और विवादग्रस्तता के बावजूद रूसो महान दार्शनिक ही नहीं, दार्शनिकों का सिरमौर है। रूसो का जीवन परिचय। अक्सर महान चिंतक अपनी रचनाओं के माध्यम से जाने जाते हैं, अपने जीवन वृत्त के माध्यम से नहीं। लेकिन रूसो के बारे में यह बात सही नहीं है। जितनी उसकी रचनाएं विलक्षण हैं, उतना ही उसका जीवन भी विचित्रताओं से परिपूर्ण और नाटकीय है। रूसो का जन्म 28 जून 1712 में जिनेवा में हुआ। प्रसव काल के दौरान ही उसकी माता का देहांत हो गया। उसका पिता आइजक एक दक्ष घड़ी साज थे, लेकिन अपनी फिजूल खर्ची और वासनाजन्य अन्य दुर्गुणों के कारण वह रूसो का पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा की उचित व्यवस्था करने में असफल रहा। अतः रूसो बचपन से ही उपेक्षित और स्नेह से वंचित रहा। 10 वर्ष की आयु में रूसो के पिता ने रूसो को त्याग दिया।
फलतः उसका पालन पोषण का भार उसके सगे संबंधियों पर आ पड़ा, लेकिन उन्होंने भी इस दृष्टि से अपने दायित्व का ठीक तरह से निर्वाह नहीं किया। अपने जीवन के अगले 6 वर्ष तक वह उनके संरक्षण में रहा तथा संगत राशि का कार्य सीखता रहा। उसका प्रशिक्षक बहुत कठोर और क्रूर स्वभाव का था। 16 वर्ष की आयु में उसके दंड से आतंकित होकर उसने जिनेवा छोड़ दिया और अपने जीवन के अगले 14 वर्ष तक वह एक आवारा मर्द की तरह, एक घुमक्कड़ की तरह इधर उधर भटकता रहा। उसके जीवन का यह काल उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ, क्योंकि इस काल में उसे फ्रांस के निर्धन और शोषित वर्ग की वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। यह प्रभाव जीवन पर्यंत उस पर बना रहा और उसके चिंतन को प्रभावित करता रहा। अपने घुमक्कड़ जीवन के प्रारंभिक काल में उसका परिचय एक सम्भ्रात महिला डी वॉरेंस से हुआ। इस महिला ने रूसो का शिक्षा हेतु उसका प्रवेश एक मठ में करा दिया, लेकिन अपनी अस्थिर और आवारा प्रकृति के कारण रूसो वहाँ अधिक दिनों तक टिककर नहीं रह सका तथा घूम फिर कर पुनः मैडम डी वॉरेंस के पास लौट आया। इस महिला ने रूसो के प्रति अपनी श्रद्धा को देखकर न केवल उसे संरक्षण दिया, वरन उसे अपने प्रेमी के रूप में भी स्वीकार किया। सन 1737 में रूसो कुछ समय के लिए जिनेवा चला गया। उसकी अनुपस्थिति में मैडम डी वॉरेंस को एक नया प्रेमी मिल गया। स्वाभिमानी रूसो के लिए यह एक बहुत बड़ा धक्का था। एक नारी द्वारा ठुकराए जाने के कारण उसके जीवन के अगले 2 वर्ष अति कष्टकारक रहे। सन 1741 में कुछ मित्रों की सहायता से उसे वेनिस में फ्रांस के राजदूत के सचिव का पद प्राप्त हो गया, लेकिन यहाँ पर भी अपनी अस्थिर और अहंकारी प्रवृत्ति के कारण वह अधिक समय तक टिका नहीं रह सका। उसे नौकरी से निकाल दिया गया। निराश होकर रूसो फ्रांस लौट आया। अभिनय, काव्य और संगीत में रुचि होने के कारण उसने स्वयं को उस क्षेत्र में स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन इसमें भी वह असफल रहा। इस तरह निरंतर असफलताओं का शिकार होकर वह निम्न वर्गीय समाज के प्रति आकर्षित हुआ और उसने एक धोबिन महिला थेरेसी को अपनी जीवन संगिनी बना लिया। उससे उसके 5 बच्चे हुए, लेकिन निर्धनता के कारण वह उनका भरण पोषण करने में असमर्थ रहा। फलतः उसने उनको अनाथालय को सौंप दिया। उसके साथ रहते हुए ही सन 1778 में लकवाग्रस्त होकर 66 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह बहुत ही कारुणिक स्थिति में रूसो के जीवन का अंत हो गया। रूसो को यद्यपि किसी तरह की नियमित शिक्षा प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध नहीं हुआ था, लेकिन उसमें जन्मजात प्रतिभा अवश्य थी। उसे सन 1749 में अपनी इस प्रतिभा के प्रदर्शन का अवसर मिला। उस वर्ष डी जॉन की एकेडमी ऑफ डी जॉन ने एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया था। निबंध का विषय था विज्ञान तथा कला की प्रगति ने नैतिकता को शुद्ध किया है या भ्रष्ट। रूसो ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था तथा उसका निबंध सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। फलस्वरूप वह एक बुद्धिजीवी के रूप में विख्यात ही नहीं हुआ तथा अन्य बुद्धिजीवियों की श्रद्धा का पात्र भी बन गया। इस निबंध में उसके द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि मनुष्य स्वभावतः अच्छा है, किंतु विज्ञान एवं कला के विकास के कारण उत्पन्न सभ्यता ने उसे बुरा बनाकर उसका नैतिक पतन कर दिया है। सन 1754 में इसी अकादमी द्वारा एक दूसरी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें भी रूसो ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता के निबंध का विषय था असमानता की उत्पत्ति और उसके मूल कारण। रूसो ने अपने निबंध के माध्यम से वैयक्तिक संपत्ति को असमानता की उत्पत्ति का मूल कारण घोषित करते हुए उस पर प्रहार किया। यद्यपि रूसो का यह निबंध उसके पूर्व के निबंध से श्रेष्ठ था, किंतु राजतंत्र और धनी समाज पर प्रहार करने वाला होने के कारण पुरस्कार प्राप्त न कर सका। इस घटना के कारण रूसो के हृदय में समाज के प्रति कटुता और बढ़ गई। सन 1762 में अपनी गिरफ्तारी के आदेश के कारण उससे बचने के लिए उसने पेरिस छोड़ दिया। फलतः अपने जीवन के अगले 16 वर्ष तक वह पुनः एक आवारा मर्द की तरह घुमक्कड़ जीवन जीने के लिए बाध्य हुआ।
यह उसके जीवन में सबसे अधिक संकटग्रस्त काल था, जिसे व्यक्त करते हुए हर्नसा का कथन है कि यह उसके उत्तरोत्तर बढ़ते हुए मानसिक अंधकार, गिरते हुए स्वास्थ्य, टूटे हुए हृदय, आच्छादित भय, विनाशकारी विभ्रम तथा बढ़ती हुई निराशा के जीवन का काल था। वह आश्रय के लिए जर्मनी, ब्रिटेन आदि देशों में भटकता रहा। सन 1766 में ब्रिटेन के प्रसिद्ध दार्शनिक ह्यूम ने उसे ब्रिटेन में आश्रय प्रदान किया, लेकिन अपने संकालु स्वभाव के कारण शीघ्र ही इसकी ह्यूम से अनबन हो गई और वह ब्रिटेन छोड़कर पुनः फ्रांस लौट आया। यहाँ ह्यूम ने अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए उसके लिए ऐसी व्यवस्था कर दी जिससे वह एक भयमुक्त और निश्चित जीवन व्यतीत कर सके। अतः उसने अपने जीवन के शेष वर्ष लेखन कार्य करते हुए यहीं व्यतीत किए। रूसो की रचनाएं। रूसो ने अपने जीवन में अनेक रचनाओं का सृजन किया, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से महत्व रखने वाली इसकी रचनाएं इस प्रकार है। पहला है अ डिस्कोर्स ऑन द मोरल इफेक्ट्स ऑफ द आर्ट्स एंड साइंसेस 1750, कलाओं और विज्ञानों के नैतिक प्रभावों पर एक निबंध। दूसरा है अ डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी अमंग मेन 1755, व्यक्तियों में असमानता के उद्भव पर एक निबंध। तीसरा है अ डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी 1758, राजनीतिक अर्थशास्त्र पर एक निबंध। चौथा है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762, सामाजिक समझौता या सोशल कॉन्ट्रैक्ट। पांचवा है द इमाइल, ठीक है, ये 1762 में पब्लिश हुआ शैक्षिक ग्रंथ। कॉन्सिडरेशन ऑन द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड, प्रकाशन, रूसो की मृत्यु के बाद पोलैंड के शासन पर विचार। कॉन्फेशन, प्रकाशन रूसो की मृत्यु के बाद हुआ ये। और कॉन्फेशंस जो है अर्थात आत्मस्वीकृति या आत्मकथा, रूसो की राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से ये सभी रचनाएं महत्वपूर्ण होते हुए भी इस दृष्टि से उसकी सबसे महत्वपूर्ण रचना सामाजिक समझौता द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। इसी में उसके राजनीतिक चिंतन का सार तत्व निहित है, अतः यहाँ हम उसी का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ रूसो। रूसो द्वारा राज्य की उत्पत्ति के संबंध में प्रतिपादित सामाजिक समझौते के सिद्धांत का इन उपशीर्षकों के माध्यम से अध्ययन किया जा सकता है। मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, समझौते के कारण, सामाजिक समझौते का स्वरूप, सामाजिक समझौते की विशेषताएं, सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचना एवं सामाजिक समझौता सिद्धांत की मूल्यांकन। रूसो के अनुसार मानव स्वभाव। सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रतिपादक रूसो के अतिरिक्त दो अन्य विचारक और थे। उनके नाम हैं हॉब्स और लॉक। मनुष्य स्वभाव के संबंध में इन दोनों विचारकों के मतों को अस्वीकार करते हुए रूसो उसके स्वभाव के संबंध में अपना मत प्रतिपादित करता है। वह मनुष्य स्वभाव को न तो हॉब्स की तरह क्रूर, झगड़ालू और स्वार्थी मानता है और न लॉक के अनुसार उसे शांतिप्रिय, परोपकारी और सद्गुणी मानता है। कला और विज्ञान की उन्नति ने मानव जीवन को नैतिक दृष्टि से उन्नत किया है या भ्रष्ट नामक अपने निबंध में वह मनुष्य स्वभाव को प्राकृतिक दृष्टि से अच्छा घोषित करता है। स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता उसके स्वभाव के जन्मजात गुण होते हैं। उसमें न तेरे मेरे की भावना होती है और न भविष्य के प्रति चिंता। वह घृणा, द्वेष, ईर्ष्या और अहंकार आदि की दुर्भावनाओं से मुक्त होता है। वह निर्भय, शांतिप्रिय और स्वयं में सुखी तथा संतुष्ट रहने के गुणों से युक्त होता है। नैतिक, अनैतिक, पाप, पुण्य की भावनाओं का उसके लिए कोई महत्व नहीं होता है। रूसो ने मनुष्य को स्वभाव की दृष्टि से सर्वथा निष्पाप और निर्दोष माना है। सेबाइन इसे स्पष्ट करते हुए कहता है कि रूसो ने हॉब्स और लॉक के इस दृष्टि से व्यक्त विचारों से अपने को अलग करते हुए आदि मनुष्य को लगभग पशुतुल्य, निष्पाप, निर्दोष और स्वाभाविक रूप से अच्छा माना है। वह सहज भावना से कार्य करने वाला, विवेकहीन, नैतिकता के विचारों से रहित और संपत्ति शून्य था। प्राकृतिक अवस्था। मनुष्य स्वभाव की इस
व्याख्या के आधार पर रूसो प्राकृतिक अवस्था का भी चित्रण हॉब्स और लॉक के विपरीत करता है। रूसो प्राकृतिक अवस्था का चित्रण करते हुए कहता है कि उसमें मनुष्य जीवन शांत, सरल, संतुष्ट और सुखमय था। मनुष्य प्रकृति की गोद में स्वच्छंद जीवन व्यतीत करता था। उसे न किसी प्रकार का भय था और न चिंता। इस तरह वह एक आदर्श बर्बर नोबल सैवेज का मस्ती भरा जीवन जीता था। यह प्राकृतिक अवस्था पूर्ण स्वतंत्रता और समानता की अवस्था थी। मनुष्य तर्क और विवेक से रहित था। अच्छाई, बुराई, पाप, पुण्य, ऊंच नीच और तेरे मेरे की भावना का कोई अस्तित्व नहीं था। मनुष्य स्वयं का स्वामी और पूर्णतः आत्मनिर्भर था। वह अपने वर्तमान से संतुष्ट और भविष्य के प्रति निश्चिंत था। इस प्राकृतिक अवस्था में उसके व्यवहार को नियंत्रित करने वाला नियम था, अपने हित को देखो और दूसरों को कम से कम हानि पहुंचाओ। रूसो की प्राकृतिक अवस्था एक स्वर्णिम युग गोल्डन एज के समकक्ष था। उसमें मनुष्य बाह्य नियंत्रणों से पूर्ण मुक्त एक निर्दोष और निष्पाप प्राणी की तरह प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए एक मस्ती भरा स्वच्छंद जीवन जीता था। समझौते के कारण रूसो के अनुसार ऐसी आदर्श प्राकृतिक अवस्था अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकी। उसका सनह सनह विनाश होने लगा। इसके विनाश का मुख्य कारण था व्यक्तिगत संपत्ति का उदय। जनसंख्या में वृद्धि और बौद्धिक विकास ने व्यक्तिगत संपत्ति को जन्म दिया तथा उसने व्यक्ति को स्वार्थी और अहंकारी बना दिया। जीवन की सरलता का स्थान जटिलता ने ले लिया। व्यक्ति की नैसर्गिक प्रसन्नता और आत्मनिर्भरता का अंत हो गया। इस तरह व्यक्तिगत संपत्ति के सांप ने स्वर्णिम युग को डस लिया और उसके विषैले प्रभाव से संपूर्ण वातावरण विषाक्त और दूषित हो गया। व्यक्तिगत संपत्ति के उदय की ओर संकेत करते हुए रूसो कहता है कि वह पहला व्यक्ति समाज अर्थात राज्य का वास्तविक जन्मदाता था, जिसने भूमि के एक भाग को घेर कर कहा कि यह मेरा है और उसे उसके इस कथन के प्रति विश्वास करने के लिए सरल और सीधे व्यक्ति मिल गए। इस व्यक्ति का अनुसरण करके अन्य व्यक्तियों ने भी भूमि पर अधिकार करना प्रारंभ कर दिया और इस तरह उस व्यक्तिगत संपत्ति का उदय हो गया जिसने व्यक्ति को आदर्श बर्बर से सिर्फ स्वार्थप्रिय, कलहकारी, हिंसक और ईर्ष्या-द्वेष से पीड़ित बर्बर बना दिया। व्यक्तिगत संपत्ति ने मनुष्य के मध्य असमानता, अशांति और तेरे मेरे की भावनाओं को उत्पन्न ही नहीं उग्र कर दिया। मनुष्य का संपूर्ण जीवन तनावग्रस्त और अशांत हो गया। धनी और निर्धन की विषम या असमान स्थिति ने संघर्ष और युद्ध को जन्म दिया तथा उसने मनुष्य को एक हिंसक पशु के रूप में परिवर्तित कर दिया। मनुष्य की स्वतंत्रता परतंत्रता में बदल गई। इसको लक्ष्य करके रूसो कहता है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह प्रत्येक स्थान पर बंधनग्रस्त है। मनुष्य अपनी इस बंधनग्रस्तता अर्थात दासता की स्थिति को समाप्त करने और पुनः स्वतंत्रता की स्थिति को प्राप्त करने के लिए ही सामाजिक समझौते का आश्रय लेता है। यह दुर्दमनीय प्राकृतिक अवस्था ही उसे सामाजिक समझौता कर उसे समाप्त करने के लिए प्रेरित ही नहीं बाध्य भी करती है। सामाजिक समझौते का स्वरूप। रूसो कहता है कि समाज की इस अशांत, अराजक और संघर्ष की स्थिति को समाप्त करने और एक शांत, सुव्यवस्थित और सुखी जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी व्यक्ति मिलकर एक समझौता करते हैं तथा प्रतिज्ञाबद्ध होकर कहते हैं कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर और समूची शक्ति को अन्य सबके साथ संयुक्त रूप से सामान्य इच्छा के निर्देशन में रखते हैं तथा हम अपने सामूहिक रूप में प्रत्येक व्यक्ति को समाज के अविभाज्य अंग के रूप में ग्रहण करते हैं। इस तरह रूसो बताता है कि मनुष्य अराजक प्राकृतिक अवस्था को समाप्त करने के लिए जो समझौता करते हैं वह दो पक्षों के मध्य होता है। एक पक्ष उनके प्राकृतिक जीवन का है और दूसरा पक्ष उनके सामूहिक जीवन का है। अतः वे व्यक्तिगत रूप से जो कुछ खोते हैं उसे समझौते के माध्यम से
पुनः प्राप्त कर लेते हैं। रूसो इसे स्पष्ट करते हुए कहता है, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को सभी को समर्पित करते हुए किसी को भी व्यक्तिगत रूप से कुछ भी समर्पित नहीं करता है। अतः कोई ऐसा सदस्य नहीं होता जो वह दूसरों पर उन्हीं अधिकारों को प्राप्त नहीं करता जो कि वह अपने पर दूसरों को देता है। इस तरह वह जो कुछ गंवाता है उसी के बराबर पुनः प्राप्त कर लेता है और अपनी वस्तुओं की सुरक्षा में वृद्धि कर लेता है। रूसो इसे और स्पष्ट करते हुए आगे कहता है कि जो कुछ समझौते से मनुष्य खोता है वह है प्राकृतिक स्वतंत्रता और किसी भी वस्तु को प्राप्त करने का असीमित अधिकार, तथा वह जो कुछ पाता है वह है सामाजिक स्वतंत्रता और अपनी वस्तुओं का स्वामित्व। चलिए जानते हैं सामाजिक समझौते की विशेषताएं क्या क्या है। सामाजिक समझौते की विशेषताएं। रूसो द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौते के उपयुक्त वर्णन से उसकी जो विशेषताएं प्रकट होती है वो इस प्रकार है। समझौता किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह के मध्य नहीं बल्कि व्यक्ति के वैयक्तिक और सामूहिक पक्ष के मध्य होता है। व्यक्ति वैयक्तिक आधार पर कुछ खोता है, वह सामूहिक आधार पर समूह का सदस्य होने के नाते पुनः प्राप्त कर लेता है। समझौते से व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित नहीं होती, इसके विपरीत वह सामान्य इच्छा जनरल विल के निर्देशों के अनुसार कार्य कर वास्तविक दृष्टि से उसका उपभोग करने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। समझौते से सामान्य इच्छा का निर्माण होता है जो सदैव शुभ और लोक कल्याणकारी चरित्र की होती है। यह सामान्य इच्छा ही राज्य की संप्रभु शक्ति की प्रतीक होती है जिसके अनुसार व्यक्ति और राज्य के कार्यों का संचालन होता है। यह सामान्य इच्छा ही विधि का स्रोत होती है। समझौता व्यक्ति की स्थिति में मौलिक अंतर पैदा कर देता है। व्यक्ति के आचरण को निर्धारित और निर्देशित करने वाला तत्व उसकी प्राकृतिक स्थिति के बजाय उसकी सामाजिक स्थिति बन जाता है। उसकी यह सामाजिक स्थिति उसकी न्यायशीलता का प्रतीक होती है। अतः उसका भौतिक व्यक्तित्व एक नैतिक स्थिति और गरिमा प्राप्त कर लेता है जिसका प्राकृतिक दशा में पूर्ण अभाव था। रूसो केवल सामाजिक समझौते का समर्थन करता है, किसी राजनीतिक समझौते का नहीं। फलस्वरूप समझौते से किसी राज्य या शासन व्यवस्था की स्थापना नहीं होती है बल्कि सामान्य इच्छा पर आधारित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाज व्यवस्था की स्थापना होती है। शासन व्यवस्था उसके द्वारा नियुक्त एक साधन मात्र होती है जिसका उद्देश्य सामान्य इच्छा को मूर्त रूप प्रदान करना है और उसके निर्देशों के अनुसार कार्य करना है। अतः यदि निरंकुश होकर वह अपनी सीमाओं और व्यक्तियों का अतिक्रमण करती है तो उसे अपने पद से अपदस्थ किया जा सकता है। समझौते की इन विशेषताओं का अध्ययन करने के पश्चात स्वाभाविक रूप से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उसके द्वारा एक ऐसे लोकतांत्रिक समाज की स्थापना होती है जिसके अंतर्गत संप्रभुता संपूर्ण समाज में निहित होती है तथा जिसके शासन का कार्य संचालन सर्वहितकारी सामान्य इच्छा के निर्देशों के अनुसार होता है। रूसो का जो सामाजिक समझौता है इसका कुछ आलोचना इस प्रकार है। यद्यपि बाहर से देखने पर रूसो द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौता सिद्धांत बड़ा आकर्षक और लोकतंत्रवाद का प्रतीक दृष्टिगत होता है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे दोष छिपे हुए हैं जो उसे लोकतंत्र के बजाय उसके माध्यम से अधिनायकवाद का समर्थन करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं। अतः उसकी विभिन्न दृष्टिकोणों से कटु आलोचना की गई है जो इस प्रकार है। प्राकृतिक अवस्था काल्पनिक है। रूसो द्वारा जिस प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया गया है वह पूर्णतः काल्पनिक और मनगढ़ंत है। आदिम युग की आधुनिक शोध उसका समर्थन नहीं करती। ऐतिहासिक दृष्टि से मनुष्य समाज की कभी भी ऐसी आदर्श सुख शांति की अवस्था नहीं रही। समझौता जो है विरोधाभासी है। रूसो के अनुसार समझौता व्यक्ति के वैयक्तिक और सामाजिक पक्ष के मध्य होता है, लेकिन जब प्राकृतिक अवस्था में समाज ही नहीं था तो फिर व्यक्ति का सामाजिक पक्ष कहाँ से आया। यह एक ऐसा मौलिक विरोधाभास है जो समझौते की अवधारणा को ही असंगत बनाता है। सामाजिक प्रगति के सिद्धांत का विरोधी। रूसो उत्कृष्ट रूप से अतीत प्रेमी है। वह मनुष्य के प्रारंभिक जीवन को आदर्श मानता है और उसे पुनः आदर्श बनाने हेतु अतीत की ओर लौटने की वकालत करता है, जबकि वास्तविक स्थिति इसके विपरीत है। मानव जाति
का आज तक का इतिहास उसकी प्रगति का इतिहास है। इस प्रगति के कारण ही अतीत का असभ्य मनुष्य आधुनिक सभ्य मनुष्य के रूप में परिवर्तित होने में सफल हुआ है। समझौते से व्यक्ति की स्थिति हास्यास्पद बन जाती है। रूसो व्यक्ति को दोहरा व्यक्तित्व प्रदान करता है। नागरिक के रूप में वह शासक है और आज्ञापालक के रूप में प्रजा। व्यक्ति की इस दोहरी स्थिति से जो परिणाम उत्पन्न होते हैं वे बुद्धिमानी से परे ही नहीं बल्कि हास्यास्पद भी है। उदाहरण के लिए यदि एक व्यक्ति को फांसी पर लटकाया जाता है तो रूसो के अनुसार उसके संबंध में यह कहना उचित होगा कि उसने एक नागरिक की तरह स्वयं को फांसी पर चढ़ाए जाने का आदेश दिया और एक प्रजा की तरह राजआज्ञा का पालन करते हुए फांसी पर लटक गया। यह समझौते का एक ना समझ में आने वाला विरोधाभास ही नहीं, व्यक्ति की दृष्टि से उसकी एक अव्यावहारिक और हास्यास्पद स्थिति भी है। कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में स्वयं को फांसी पर चढ़ाए जाने का ना तो आदेश देगा और ना फांसी पर लटकने के लिए स्वेच्छा से तैयार होगा। राज्य किसी समझौते का नहीं विकास का परिणाम है। राज्य किसी समझौते का परिणाम नहीं वरन एक लंबे विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। उसकी उत्पत्ति में रक्त संबंध, धर्म, शक्ति तथा मनुष्य की राजनीतिक चेतना आदि तत्वों ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। राज्य इतिहास की देन है, समझौते की देन नहीं है। व्यक्ति को रूसो ने सामान्य इच्छा की निरंकुशता के हवाले कर दिया है। रूसो के अनुसार व्यक्ति समझौते के माध्यम से अपनी संपूर्ण स्वतंत्रता समाज को समर्पित कर देता है और इसके फलस्वरूप निर्मित सामान्य इच्छा के माध्यम से पुनः प्राप्त कर लेता है। लेकिन यह एक सैद्धांतिक कथन मात्र है। वास्तविक दृष्टि से व्यक्ति अधिकार विहीन होकर सामान्य इच्छा की निरंकुशता का शिकार हो जाता है। सामान्य इच्छा को रूसो सर्वहितकारी चरित्र ही बताता है, अर्थात साहूकार और चोर दोनों का हित करने वाली। ऐसा व्यवहारिक दृष्टि से संभव नहीं है क्योंकि साहूकार और चोर के स्वार्थ या उनके हित परस्पर विरोधी है। एक का हित दूसरे का अहित है। सामान्य इच्छा की यह अस्पष्ट अवधारणा उसे निरंकुश बनाने वाली है। वह सर्वहित के नाम पर साहूकार या चोर या दोनों के साथ निरंकुश व्यवहार कर सकती है और उसे उचित ठहरा सकती है। अत्याचार और अन्याय के पनपने की पूर्ण संभावना उत्पन्न हो जाती है। रूसो के द्वारा सामान्य इच्छा की जिस तरह से व्याख्या की गई है उससे यह स्पष्ट है कि सर्वहित का अंकुश उसकी निरंकुशता को अवरुद्ध करने का एक समर्थ साधन नहीं है। सर्वहित की शासकों के निहित स्वार्थ को ध्यान में रखकर गलत व्याख्या की जा सकती है तथा उसे पूर्ण करने हेतु जनता का अन्यायपूर्ण ढंग से अत्याचार के माध्यम से दमन किया जा सकता है। शासक जनता अपना असली हित नहीं पहचानती कि आड़ लेकर उसके आधार पर जनता का अपना अत्याचारी शासन लाद सकते हैं और अपने इस कुकर्म को सामान्य इच्छा के नाम पर सही ठहरा सकते हैं। इस तरह सामान्य इच्छा सर्वहित की सिद्धि का साधन सिद्ध होने के स्थान पर अन्याय और अत्याचार का एक खुला साधन सिद्ध हो सकती है और जनता को उसे मूक होकर सहन करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। सामाजिक समझौता सिद्धांत का महत्व। रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत की इन विभिन्न आलोचनाओं के बावजूद उसने आधुनिक युग के राजनीतिक चिंतन और उसके विकास पर गहरा प्रभाव डाला है। समझौते के माध्यम से उसके द्वारा प्रतिपादित सामान्य इच्छा के सिद्धांत ने जनतंत्र या जन सहमति पर आधारित शासन व्यवस्था के आधुनिक विचार को गहरे रूप से प्रभावित किया है। उसकी मृत्यु के 11 वर्ष बाद घटित होने वाली ऐतिहासिक फ्रांसीसी राज्य क्रांति को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे प्रदान करने वाला उसका राजनीतिक चिंतन ही था। इसी तरह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलन पर भी उसके विचारों ने गहरा प्रभाव डाला। वास्तविक दृष्टि से यदि हम देखें तो रूसो का राजनीतिक चिंतन अपने सारे दोषों के बावजूद हमें लोकतंत्र के पक्ष में खड़ा ही नहीं वरन उसके संरक्षक के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हुए दृष्टिगोचर होता है
और यह उसका सही अर्थ और महत्व है जो कम ज़्यादा रूप में आज सर्वमान्यता प्राप्त कर चुका है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग जानेंगे रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत और इसकी आलोचनाएं।